अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट मज़हर खान और आप देख रहे हैं हमारा ख़ास कार्यक्रम जनता की बात, जिसमें हम आपके मुद्दे और आपके मसाइल पर बात करते हैं। आज हम एक ख़ास पेशकश लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। हमारे साथ एक ख़ास मेहमान डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, जो कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) के नेशनल सेक्रेटरी हैं। उनसे हम बिहार के करंट सिचुएशन के बारे में चर्चा करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन बिहार की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से दर्शाता है। हम उम्मीद करते हैं अपने नाज़रीन से कि वो इस वीडियो को पूरा देखेंगे। इससे पहले आपसे एक अपील, आप हमारे इस वीडियो को अपने 5 दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि हम और आप मिलकर गोदी मीडिया के झूठ का पर्दाफाश कर सकें। डॉक्टर साहब, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप पिछले कई दिनों से बिहार में इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। क्या आप बता सकते हैं कि बिहार में इस वक्त क्या सिचुएशन है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिही व आलिहिल करीम, अम्मा बाद। तमाम साथियों को और नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं अल्लामा इक़बाल के एक शेर से शुरू करता हूँ। सुल्तानिए जमहूर का आया है ज़माना, सुल्तानिए जमहूर का आया है ज़माना, जो नक्श कोहन तुमको नज़र आए मिटा दो। ये शेर मैंने ख़ुसूसन बिहार इलेक्शन के तनाजुर में इसलिए पढ़ा कि ये 2020 का जो बिहार इलेक्शन है, ये एक तारीख़ी इलेक्शन इन मानों में है कि पिछले 30 साल से बिहार की सियासत दो रुखी सियासत थी। पहले लालू यादव रहे और उनके सामने बीजेपी रही, और उसके बाद फिर नीतीश कुमार का गठबंधन सामने आया। तो लेकिन इस बार पहली मर्तबा मल्टीपल फोर्सेस यहाँ सामने आके खड़ी हुई हैं। तो बिहार की हालत है, उसको देख के ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि 30 साल बिहार किस किस्म की अनदेखी का शिकार रहा है। यानी इतना बड़ा पोटेंशियल इंडस्ट्री का वहाँ होने के बावजूद वहाँ कोई इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हुआ। कितना पोटेंशियल एग्रीकल्चर का है, ज़राअत का है, लेकिन उसमें ज़राअत का उनको कोई मुआवजा नहीं मिलता। यानी सीमांचल की मकई और चावल की जो खेती है, जो सिंघाड़े की खेती है, जो मखाने की खेती है, उसमें किस कदर वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है कि छोटा छोटा हमारा किसान उसका मुआवजा प्रॉपरली ले नहीं पाया, लिया तो भीख की सूरत में उसको मिला। एजुकेशन को लेके क्या हशर रहा, कोई नई यूनिवर्सिटी का क़याम वहाँ पे नहीं हुआ। किस कदर बिहारी मज़दूर को बाहर जाके कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, उसका पहला एक परतवा तो अभी कोविड के दौरान दिखा कि तकरीबन 2 करोड़ का जो हिजरत हुई मुख्तलिफ़ जगहों से बिहार की जानिब, 200 से ज़्यादा लोग मारे गए, उसका अंदाज़ा किया जा सकता है। इसके अलावा लड़कियों के मामले में, औरतों के मामले में कैसे कैसे रेप के बड़े बड़े रैकेट मिनिस्टर्स ने चलाए, जो आज इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। तो इस सबको देख के अंदाज़ा होता है कि 30 साल का जो ये मिसरूल था, इसने आवाम के अंदर कितनी मायूसी अपने पॉलिटिकल सेटअप की तरफ से पैदा की थी। SDPI ने बिहार के हालात में किस तरह से अपनी अहमियत दर्ज कराई, और क्या SDPI की खिदमत का कैंपेनिंग में फ़ायदा हो रहा है? वहाँ पर काम हम कर रहे हैं, तकरीबन 5-6 साल से काम कर रहे हैं। हमने सोशल लेवल पे काम किया, पॉलिटिकल से ज़्यादा सोशल लेवल पे किया। जो लोगों की परेशानियाँ थीं, तकलीफ़ें थीं, बाढ़ एक बहुत बड़ा मसला है, पूरे बिहार का है, सीमांचल का भी है, मिथिलांचल का भी है, कोसी एरिया का भी है। यानी नॉर्थ बिहार और नॉर्थ ईस्ट बिहार तो पूरा का पूरा बाढ़ की चपेट में 12 ज़िले रहते हैं, और उसको कभी एड्रेस नहीं किया गया। उस ज़माने में SDPI के लोगों ने जितना काम किया है कि अपनी कमर पे लोगों के कदम रख के उनको पार करवाना, और जिस तरह की भी ज़रूरत थी वो पूरी की। फिर कोविड के ज़माने में बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत जो हमारे कैडर्स ने काम किया, उसकी तारीफ़ हर 4 सू से हुई है पूरे बिहार में।
आज जब हम जाते हैं हलकों में कैंपेन के लिए, तो लोग कहते हैं भाई उम्मीदवार तो बहुत अच्छा है, इसने काम किया। ख़ास तौर पे बिहार शरीफ में शमीम अख्तर लड़ रहे हैं या नसीम अख्तर बरारी में लड़ रहे हैं, तो इन लोगों की तारीफ इस नाम से होती है कि सोशली इन्होंने काम बहुत किया है। डॉक्टर साहब, आखिर क्या वजह है कि एसडीपीआई ने अकेले चुनाव न लड़ने का फैसला करके गठबंधन की सियासत करने का फैसला किया? यौम अव्वल से हमारी ये कोशिश थी कि हम तन्हा इलेक्शन में न जाएं। एक बात जो आम तौर पर मुस्लिम क़यादत वाली पार्टियों के बारे में कही जाती है कि साहब ये तो कम्युनल पार्टीज़ हैं या ये तो वोट कटवा हैं, ये एक इम्प्रेशन दे दिया जाता है। हमने उस इम्प्रेशन को बहुत हद तक दूर किया जब हमने कहा कि हम इत्तेहाद के साथ इलेक्शन लड़ेंगे, और उसके लिए हमने पहली शुरुआत तो असद भाई से की, MIM के साथ हमारा इत्तेहाद हो, लेकिन उनकी तरफ से हमको ज़रा भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके साथ चंद्रशेखर जो उभरती हुई दलित क़यादत इस मुल्क की है, तो हमने उनको बिहार में अपने साथ किया। उसके बाद पप्पू यादव जो वहाँ पर एक समाजवादी लीडर, एक सोशलिस्ट लीडर की हैसियत से जाने जाते हैं, 35-40 साल का पॉलिटिकल कैरियर है। कभी उनकी जन अधिकार पार्टी के साथ हमने राब्ता किया और उनके साथ ही हमारे अलायंसेस हुए। BMP के साथ हुआ, फिर प्रकाश अम्बेडकर के साथ हुआ, और आज बहुत कोशिश करके आखिरकार अल्लाह ताला ने हमको कामयाब किया, और 28 सितंबर को हमने एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस का वहाँ ऐलान किया, जिसमें 8 पार्टियां शरीक हैं जो सब इस वक्त इलेक्शन लड़ रही हैं, और अब हम एक कॉमन कैंपेनिंग वहाँ पर कर रहे हैं। हमको आइसोलेट करने की पॉलिटिकल एरेना में बीजेपी की तरफ से बहुत कोशिश की गई, लेकिन हमने पहले भी अलायंसेस किए हैं, लेकिन बिहार में जो अलायंस जिस तरीके से बना के हम OBC का, माइनॉरिटीज़ का और दलितों का अलायंस बना के जिस तरीके से खड़े हुए, ये पहली बहुत बड़ी कामयाबी है जिसने SDPI को मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में ला के खड़ा किया है। एसडीपीआई के अलायंस के बाद में BSP और MIM का एक और मोर्चा भी कायम हुआ है, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? जब हमारा ये मोर्चा कायम हो गया तो एक चौथा मोर्चा वहाँ कायम हुआ, और इत्तेफाक से उसको लोग समझते हैं, जानते हैं। कुशवाहा साहब हैं वहाँ, वो पहले नीतीश कुमार के साथ पहले महागठबंधन में थे, वहाँ से बाहर आए, फिर दिल्ली आए, दिल्ली में NDA से बात की, हम उनके राब्ते में रहे। पप्पू यादव खुद उनके राब्ते में रहे, वो हमसे भी कहते रहे कि साहब हम आएंगे, हम आएंगे। 28 को हम जो गठबंधन ऐलान करने वाले थे, उसको रोकने की उन्होंने कोशिश की कि आप अभी 2 दिन रुकिए, 3 दिन रुकिए। वो तो कहिए अल्लाह ने कुछ ऐसा किया कि हमने उनकी बात में आके उसे टाला नहीं, और हमने गठबंधन का ऐलान किया। लेकिन वो NDA से बात किए रहे और आखिर तक वो हमारे गठबंधन में शरीक नहीं हुए। उसके बाद में फिर उन्होंने अपना एक गठबंधन बनाया, तो उन्होंने उसमें शामिल किया मायावती को, और फिर MIM भी उसमें शरीक हुआ। अब मायावती की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो प्लेसमेंट है मायावती का इस मुल्क में, वो अब लोगों के सामने है कि वो किस तरह कंप्रोमाइज्ड हैं NDA के साथ। LJP आखिर वक्त में NDA से बाहर आया, रामविलास पासवान की पार्टी, और उसने कहा कि नीतीश कुमार के खैर नहीं, मोदी से कोई बैर नहीं। आज उनके 150 से ज़्यादा उम्मीदवार नीतीश कुमार के सामने खड़े हैं। गोया BJP की जो साजिश है कि नीतीश को माइनस करके नंबर 1 की पॉलिटिकल पार्टी बने, उसमें बहुत बड़ी मदद फराहम कर रहे हैं चिराग पासवान। और दूसरी जो ये RLSP है, इनके भी जो तकरीबन 150 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, उसमें भी BJP के कैंडिडेट उनके साथ लड़ रहे हैं। ऐसे में लोग बड़ी पुरुम्मीद नज़रों से PDA की तरफ देख रहे हैं। और क्या SDPI इस इलेक्शन में कामयाबी हासिल करती हुई नज़र आ रही है? SDPI के कैडर किस तरह से आम लोगों से अलग हैं, और SDPI को ग्राउंड पर किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जो पोल पंडित हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं, जो जिनके सर्वेज हैं, उनका अपना मानना यह है, ख़ास तौर पर SDPI के बारे में आज भी ये कहा गया कि 14 सीटें जो हम लड़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें से 4 सीट के बारे में ये प्रेडिक्शन आ रहे हैं कि SDPI वो सीटें जीत सकती है। आइडियोलॉजिकल कैडर बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो सबको साथ लेके चले और दस्तूर और मुल्क की आज़ादी को बचा सके, ये असल हदफ है जो SDPI के सामने है। और इसीलिए हमारा जो वो नारा है कि खौफ से आज़ादी,
भूख से आज़ादी, हर किस्म का खौफ, हर तबके में जो खौफ मौजूद है, हर किस्म की भूख और हर तबका जो किसी न किसी तरह भूख से इन्वॉल्व है, हम उन सबको गले लगा के चलना चाहते हैं। और इसलिए आप देखिए पूर्णिया सदर की जो सीट है, वहाँ जो जो कैंडिडेट है वो विजय उरांव ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं। 7% ट्राइबल्स हैं इस मुल्क में, सबसे ज़्यादा बैकवर्ड है। उनके पास कोई लीडरशिप नहीं है, पूरे मुल्क में कोई लीडरशिप नहीं है, बिहार में भी उनकी कोई लीडरशिप नहीं है। हमने एक ट्राइबल लीडर को सामने ला के पूर्णिया की सीट पे खड़ा किया है, एक जनरल सीट है, पर ट्राइबल को खड़ा करके एक मैसेज दिया है कि हम एक कॉमन कल्चर में यकीन रखते हैं और पॉलिटिकली मार्जिनलाइज लोगों को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में हिस्सेदारी हम देना चाहते हैं। और इतना स्ट्रांगली विजय ओरांव पूर्णिया सीट पे लड़ रहे हैं कि लोग कहते हैं कि इनके जीत के आसार सबसे ज़्यादा है। तो ऐसी ऐसी बहुत सी सीट पर यही पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स हैं जो एसडीपीआई ने किए हैं। तो अब हमारे सामने जो मसाइल हैं वो मसाइल ये है कि इलेक्शन इस ज़माने में करोड़ों रुपए से इलेक्शन लड़ा जाता है। एक असेंबली इलेक्शन 5, 6, 10 करोड़ से कम में लड़ी नहीं जाती, लेकिन 3-3, 4-4 लाख रुपए से ज़्यादा हमारे कैंडिडेट के पास नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए। वो छोटे मोटे रिसोर्सेज वो लोकल जनरेट कर रहे हैं, उससे वो कैंपेन कर रहे हैं। जो हमारी जीत है वो जीत हमारा कैडर है, किसी के पास वो कैडर नहीं है आज हिंदुस्तान में जो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एसडीपीआई के पास है। हमारा कैडर है जो एक पैसा नहीं लेता। आज 500, 700, 1000 रुपए एक वर्कर लेता है, पॉलिटिकल वर्कर जो इलेक्शन में काम करता है। हमारा कैडर हर कॉन्स्टिट्यूंसी पे आज काम कर रहा है और मुफ्त काम कर रहा है। उसको रोटी मिलती है नहीं मिलती है, खाना मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन सुबह से रात तक अपना कारोबार छोड़ के, अपनी दुकानें बंद करके, अपने बिजनेस, अपनी नौकरियां को छुट्टियां लेके सब लड़के इतनी तुंदही के साथ लगे हुए हैं कि आज अगर पूरे मुल्क को समझना हो कि अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स क्या होती है तो एसडीपीआई को देखे। आज मुल्क देखना चाहता है कि कैडर क्या चीज होती है, ट्रेन कैडर क्या होता है, तो एसडीपीआई के कैडर को देखे जो अपनी जान की परवाह नहीं करता, अपने माल की परवाह नहीं करता। उसके सामने सिर्फ एक हदफ है कि फी सबीलिल्लाह वो इस मुल्क के हालात को बदलने में कैसे मददगार हो सकता है और इस मिल्लत के हालात को बदलने में कैसे मददगार हो सकता है। ये काम है जो हमारा कैडर केरल से लेकर बिहार तक 17 स्टेट्स में कर रहा है और हर इलेक्शन में वो इसी तरीके से काम करता है। तो ये जितने नौजवान हमारे साथ हैं ये हमारा असल असेट है, जिसके लिए हम इतने कम पैसे में भी एक बेहतरीन इलेक्शन लड़ रहे हैं। तमाम 14 सीटों पर हम फाइट कर रहे हैं। नौजवानों में एक उकाबी रूह बेदार होती है, कुर्बानी के जज्बे पैदा होते हैं। तो कुर्बानी के जज्बों के साथ जो डेडिकेशन, जो कमिटमेंट पैदा होता है, वो कमिटमेंट आज बिहार में हमें पे बैक करने वाला है। मैंने कहा कि 4 असेंबली सीट्स पर यह प्रेडिक्शन आ रहा है मुख्तलिफ जगहों से कि एसडीपीआई इलेक्शन जीतने जा रही है, थोड़ी सी मेहनत और करनी है। तो आरजेडी या महागठबंधन से मुसलमानों को क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या आरजेडी चुनाव के बाद बीजेपी के साथ में जा सकते हैं? बिहार की सियासत में एक बड़ी बात यह है कि पूरे 2%, 3%, 4% की जो जातें हैं, बरादरियां हैं, वो चीफ मिनिस्टरशिप की दावेदारी भी कर रही हैं। सब 20% मुस्लिम वोट है बिहार में। 17% स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक कहा जाता है। लेकिन ये 17% वाली कम्युनिटी वहाँ सियासी बंधवा मजदूर की हैसियत में रहती है और वो ये मान लिया गया है कि ये तो टेकन फॉर ग्रांटेड हैं, ये जाएंगे कहाँ। सेकुलरिज्म का जो एक नारा है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए बिहार में रह गया है। आरजेडी की लीडरशिप वाज़ेह तौर पर यह ऐलान क्यों नहीं करती कि वो इलेक्शन जीतने के बाद बीजेपी या एनडीए से किसी सूरत में भी हाथ नहीं मिलाएगी? ये हल्फिया बयान आज तेजस्वी यादव क्यों नहीं देते? हम सवाल कर रहे हैं। हमने उनसे सवाल किया है कि बाबरी मस्जिद के बारे में उनका स्टैंड क्या है, वाज़ेह करें। और ये सवाल हमने इसलिए किया है कि 5 अगस्त को जो अभी शिलान्यास राम मंदिर का हुआ, चांदी की ईंटें भेजी हैं तेजस्वी यादव ने। हम पूछना चाहते हैं, हमारे साथ एक नाइंसाफ़ी हुई है। पूरा मुल्क कह रहा है, सारी दुनिया कह रही है कि जो वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का वो इंसाफ पे मबनी नहीं है। और तेजस्वी यादव भी अगर वो सेकुलरिज्म के दावेदार हैं और वे समझते हैं कि सारा मुस्लिम वोट पोलराइज होकर उनको मिलना चाहिए, उनका हक है, तो वो बताएं उसके बारे में
कि उनका स्टैंड क्या है। दूसरे सीए और एनआरसी के मूवमेंट को लेके पूरा मुल्क खड़ा हुआ, तमाम सोशल जस्टिस की फोर्सेस खड़ी हुई हैं। उन तमाम लोगों को महाराष्ट्र में भी, तेलंगाना में भी, राजस्थान में भी, दिल्ली में भी, उत्तर प्रदेश में भी, खुद बिहार में भी उन लोगों को टेरराइज किया जा रहा है, उनको हैरेस किया जा रहा है, उनको ये डिमोरलाइज किया जा रहा है कि वो आइंदा इस किस्म का कोई मूवमेंट खड़ा करने की उनके अंदर कोई सलाहियत बाकी न रहे। दूसरी तरफ जेपी नड्डा फिर ऐलान कर रहे हैं कि साहब हम तो सीए ला के रहेंगे। तो इलेक्शन के मौके पे एक तरफ वो ये ऐलान कर रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज जो सेकुलरिज्म के नाम पे मुसलमानों का वोट लेना चाहती हैं, उनके मुंह में दही जमा हुआ है, वो एक लफ्ज नहीं बोलते इस मामले में। उस पर क्या स्टैंड है तेजस्वी यादव का, वो बोलने को तैयार नहीं है। आपने जो मैनिफेस्टो दिया है, उस मैनिफेस्टो में आपने माइनॉरिटीज के बारे में, मुसलमानों के बारे में, बाढ़ के बारे में आपने कुछ भी नहीं कहा। तो आप एक स्टैंड तो लीजिए कि आप माइनॉरिटीज को क्या पैकेज देंगे अगर आप इक़्तिदार में आ गए। उस पर कोई जवाब नहीं है। तो 18% के इस इतने बड़े ग्रुप को लेके आप बिल्कुल खामोश हैं, एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं है, उन इश्यूज को लेके कोई बात करने को तैयार नहीं है। और ये माना जा रहा है कि अगर सेकुलर सरकार बनानी है तो तेजस्वी यादव को ही वोट देना पड़ेगा, जबकि अवाम का रुझान उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अभी एक बहुत बड़ा तबका वो है जो ये समझता है कि हमारी क़यादत वाली सेकुलर पार्टियों को इक़्तिदार में आने का मौका अब मिलना चाहिए, जबकि तेजस्वी यादव के बारे में ये बड़ा क्लियर हो गया है कि वो खुद भी अब एक कंप्रोमाइज्ड कैंडिडेट हैं। 9 को इलेक्शन खत्म होगा, 10 को रिजल्ट आएगा, 9 नवंबर को आखिरी केस में लालू प्रसाद यादव की जमानत हो जाएगी और वो जेल के बाहर आ जाएंगे। हम ये कहते हैं कि ये डील किस बुनियाद पर है और ये डील किससे की गई है। बिहार में सही मानों में पॉलिटिकल डिस्कोर्स क्या होगा, ये 10 तारीख को बात तय होगा। इसलिए कि जितने ये गठबंधन है, ये चारों गठबंधन, ये चारों टूटेंगे और नई अंदाज की सरकार बनेगी। तो हमको इस बात का भरपूर शुबा है और जिस शुबे के इजाले के कोई इकदाम तेजस्वी यादव की जानिब से या महागठबंधन की तरफ से नहीं किए गए हैं कि कल बीजेपी और आरजेडी का अलायंस होगा या नहीं होगा। हमको शुबा है कि अलायंस होने जा रहा है, तेजस्वी यादव का बीजेपी के साथ अलायंस होने जा रहा है। 1990 में लालू प्रसाद यादव की पहली सरकार बीजेपी के कंधों पे पैर रखकर बनाई गई है। तो जब जिनकी बुनियाद में बीजेपी शामिल है, वो आगे चल के जितने उनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं पूरी फैमिली के ऊपर, तो वो कंप्रोमाइज क्यों नहीं हो सकते आखिर। और आरजेडी आज सेकुलरिज्म का लिबादा पहन के और वो मुस्लिम वोट चारों तरफ लेके वही करना चाहती है जो 2015 में नीतीश कुमार ने किया था। तो हम कब तक ये सेकुलरिज्म के नाम पे बेवकूफ़ बनते रहेंगे, ये बात बिहार के अवाम अब समझने लगे। इसलिए पीडीए की तरफ उनका रुझान हुआ है। एक तजुर्बा 2015 में जो आप कर चुके हैं, 2020 में उसको मत कीजिए। 2015 में भी आपने किया था कि आपने नीतीश कुमार को इनको आंखें बंद करके आपने अपने किसी भी हक का इस्तेमाल किए बगैर, कुछ पूछे बगैर, कोई सवाल किए बगैर इनको किया। हम चिल्लाते रहे उस वक्त भी कि ये आखिरकार बीजेपी की तरफ जाएंगे और अगले 6 महीने में वो देखा। आज हम फिर कह रहे हैं कि हमको इस बात का पूरा शुबा है कि जो राजनीति बीजेपी कर रही है, वो राजनीति आरएलएसपी और एलजेपी के जरिए खुद को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाने की साजिश है, जिसमें वो आरजेडी को आगे चल के इस्तेमाल कर सकती है। और आरजेडी आज भी अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। अगर 10 नवंबर के बाद आरजेडी उधर जाती है तो आप क्या करेंगे, फिर आप खुद ही सोच के देख लीजिए। अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के बारे में बताएं। जो बिहार के अवाम एक अल्टरनेट चाहते थे, वो अल्टरनेट हमने वहाँ प्रोवाइड किया। हम एक बेहतर नतीजे की उम्मीद करते हुए, जो हमारा नारा है, खौफ से आज़ादी, भूख से आज़ादी, हम उस नारे की आबरू रखने के लिए जो वेलफेयर स्टेट और एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का नारा लेके हम खड़े हुए थे, आज हम ये बात कह सकते हैं कि हमने उस अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का एक प्रैक्टिकल आगाज बिहार की सियासत से हमने किया है। हमको उम्मीद है कि हम वहाँ पर ये पूरा का पूरा गठबंधन कुछ 30-40 सीटें वहाँ जीत सकता है। इतनी सीटें अगर हम हासिल कर पाते हैं, आप यकीन कीजिए कि बिहार की सरकार पीडीए के बगैर 10 तारीख के बाद इंशाअल्लाह ताला नहीं बनेगी। कि एसडीपीआई मुसलमानों की तनहा सियासत करने के लिए खड़ी नहीं हुई है। हम इस मुल्क के तमाम कमज़ोर और मजलूम तबकात की आवाज़ बन के खड़े हुए हैं। इस मुल्क में दस्तूर को, कॉन्स्टिट्यूशन को जो ख़तरात पैदा हुए हैं, फिस्ताइयत ने जिस तरीके से अपना जहरीला
फन ऊपर उठा के डसने की कोशिश की है पूरे मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को, जहां बेचा गया है, जहां मजदूरों के खिलाफ सख्त तरीन कानून बना के उन्हें दोबारा से बदवा मजदूरी की तरफ धकेला जा रहा है। कि जिस तरीके से किसानों को लेके नया बिल आया और किसानों की आज़ादी को सल्ब किया जा रहा है, उनके मुआवजे को सल्ब किया जा रहा है, जिस तरीके से खातीन के साथ बदसलूकियाँ रोज़ाना हो रही हैं, जिस तरीके से इंडस्ट्रीज़ को तमाम बड़े इंडस्ट्रीज़ के हाथों में झोंक के और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का गला घोटा जा रहा है, जिस तरीके से इकोनॉमी को चंद हाथों में महदूद करके -24 तक का जीडीपी पहुंचाया गया है, जिस तरीके से सोना उठा के बेचा गया है, जिस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लाखों करोड़ रुपए लेके और खुर्द-बुर्द कर दिया गया, जिस तरीके से पीएम केयर फंड में हजारों करोड़ रुपए इकट्ठे करके उसका कोई हिसाब नहीं दिया जा रहा, जिस तरीके से कम्युनल फ्लेयर अप बढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से कश्मीर को लूटा जा रहा है और कश्मीर की जो सेल्फ डिटर्मिनेशन की पॉलिसी है उसको चोट पहुंचाई जा रही है, जो स्टेट्स के जो जीएसटी है वो छीन लिया गया है, उनको जीएसटी वापस नहीं किया जा रहा है। ये सारी चीजें वो हैं जो मुल्क को एक दूसरी गुलामी की तरफ लेके जा रही हैं। कौन खड़ा होगा? आज कांग्रेस खुद जहां खड़ी है वो सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रही है। जितनी कम्युनिस्ट पार्टीज हैं उनका भी बैकबोन टूट चुका है। एसडीपीआई ही एक ऐसी इस सूरत में वहां खड़ी है कि जहां वो नज़र से नज़र मिला के आरएसएस का मुकाबला करने को तैयार है। फोर्सेस जो अभी कंप्रोमाइज नहीं हुई हैं बीजेपी के साथ, हम उनको इकट्ठा कर लें कहीं ना कहीं, और वो आ रही हैं। वो पुरुम्मीद नजरों से एसडीपीआई की तरफ देखा भी जा रहा है और एसडीपीआई खुद वो कोशिश भी कर रही है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो एक ऐसी हालत पैदा कर रहे हैं कि जिसमें मुल्क को बचाने के लिए, मुल्क की आज़ादी को बचाने के लिए, मुल्क के दस्तूर को बचाने के लिए, 1000 साला मुश्तरका तहजीब को बचाने के लिए हमें सियासी तौर पर मजबूत होकर खड़ा होना पड़ेगा। दलित फोर्सेस के नाम पर जो फ्रॉड किया गया, जो ओबीसी फोर्सेस के नाम पर फ्रॉड किया गया, उस सारे फ्रॉड को एसडीपीआई समझती है और इस पॉलिटिकल अलाइनमेंट क्रिएट करके इस फिस्ताई टोले से लड़ने के लिए हम लोग आके सामने खड़े हुए हैं। बिहार उसका पहला टेस्ट है और उस टेस्ट में हम इस हद तक कामयाब तो पहले ही हो चुके हैं कि हमने एक अलायंस बना लिया। अब कामयाब सीट इन टर्म ऑफ सीट और इन टर्म ऑफ वोट होना है। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उन सबसे अपील करता हूं कि आप अपने इलाकों में अपने लोगों का पोलिंग ज्यादा से ज्यादा करवाइए। जितना मैक्सिमम वोट आप करेंगे उतना ज्यादा आपके हक में होगा। कोविड से डरिए नहीं, बल्कि बाहर निकलिए। बहुत से इंतजामात इलेक्शन कमीशन ने किए हैं कोविड के दौरान भी, वहाँ पर उससे बचाव के उनको इख्तियार करते हुए हमारे अपने इलाकों से कम 80% पोलिंग यूनिलैटरली इस थर्ड अल्टरनेटिव फोर्स के हक में होना चाहिए। ये नतीजा हमारे हक में आने जा रहा है और हम इलेक्शन के बाद जो पॉलिटिकल अर्थमेटिक बिहार का वो बदलेंगे। जो इश्यूज हैं बिहार के, एक एक इशू पे हमारी भरपूर नज़र भी है, उसका रोड मैप भी तैयार है कि हम कितने दिनों में क्या काम करेंगे। मसलन जो बाढ़ का मसला है हिमाचल में, बाढ़ को रोकने के साइंटिफिक मेजर्स क्या हैं, उस पर हमारे डिस्कशंस हुए हैं। उस पर कितने पैसों की ज़रूरत होगी, उसमें क्या हमको प्लानिंग होगी, स्ट्रेटेजी। आप देखिए हिमाचल में, खुसूसन हिमाचल में कितनी बड़ी खेती है चावल की, और मुझे बताइए एक भी तो चावल का मिल नहीं है वहाँ पर। एक बंगाल में जाके एक 100 मिल है और उस 100 मिल में तमाम ये लोग पूरा छोटा छोटा 2-2, 4-4 बीघे का किसान है, वो भीख के तरीके से अपनी ही मेहनत का चावल वहाँ बेच के आता है और वो औने पौने दाम वहाँ पे खरीदता है। यानी दीघा का पोर्ट बिल्कुल करीब है हिमाचल के। जितना चावल है वो चावल वहाँ से दीघा पे बराह रास्त जाकर और वहाँ पर 4-5 100 मिल्स हों, वो उसको प्रोसेस करें और सीधे दीघा बेच के सारी दुनिया में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उस चावल का डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके कोई इंतजाम नहीं किया गया। मकई की जो फसल है उस फसल को वही मारवाड़ी खरीदता है और वो पर्ची दे देता है और उसके बाद आप पैसा लेने जाइए, महीने 2 महीने 3 महीने, तो फिर लाइन लगा के क्या खा खा के अपने ही पैसा लेता है। ये किसी ने आज तक मुतालबा किया कि चावल की इतनी बड़ी खेती है तो चलिए वहां पर चावल की एक मिल लगाएं उन लोगों के लिए। 4-5 मिल होनी चाहिए, एक मिल भी क्यों नहीं है बिहार में? ये सवाल किसी ने किया नहीं। बाढ़ का सवाल, $450 बिलियन डायरेक्टली वर्ल्ड बैंक से नीतीश कुमार की सरकार को 2008 में गया, सब खुर्द-बुर्द हो गया।
हमने उसका साइंटिफिक इवेल्युएशन किया, क्यों बाढ़ आती है और कैसे रोकी जाएगी। थोड़े से पैसों की ज़रूरत है, सरकार में बैठे उसको किया जा सकता है। स्कूलों में जो कंपलसरी उर्दू एजुकेशन और टीचर्स का था, अभी एक जियो के ज़रिए वो भी ख़त्म कर दिया। तो हमारा तो एजुकेशन का सिस्टम भी वहाँ आप डिमोरलाइज किए जा रहे हैं। जिस तरीके से आपने पुलिस को लामहदूद इख्तियार देके पूरे स्टेट को क्रिमिनलाइज कर दिया, नई फैक्ट्रीज, जो पुरानी फैक्ट्री है उसके मजदूर को निकाल दिया, फैक्ट्रीज बंद पड़ी हैं, नई फैक्ट्रीज के प्रोविजन मौजूद हैं, ऑयल के एक्सप्लोरेशन के पूर्णिया बेल्ट में पूरा चांस है। ये सब पे कौन बात कर रहा है? अभी इस इलेक्शन के दौरान भी वो बातें नहीं हो रही हैं। आज वजीर आजम गए, कम्युनलाइज करने की कोशिश की उन्होंने। आज पूरे मैनिफेस्टो में जितने वादे किए थे उसमें से जो कम्युनल वादे थे आपने वो पूरे किए। कश्मीर का कम्युनल वादा पूरा कर दिया आपने, राम मंदिर का कम्युनल वादा गैर कानूनी तरीके से आपने जबरदस्ती करके उसको आपने पूरा कर दिया। 2 करोड़ जॉब का क्या किया, 15 लाख रुपए का क्या किया, और जितने दूसरे वादे आपने, आपका 40 पेज का मैनिफेस्टो था उसमें क्या किया, वो कुछ नहीं किया। और आज भी आप कम्युनलाइज कर रहे हैं। आज भी आप कभी पाकिस्तान की बात करते हैं, कभी जिना की बात करते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, लेकिन जो इश्यूज हैं ग्रास रूट के अवाम के उसको आप एड्रेस नहीं कर रहे हैं। एसडीपीआई और पीडीए को एड्रेस करके ये अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स लेके खड़ा हो रहा है। मुझे आपसे ये दरख्वास्त करनी है कि दामे दरामे सुखने, आपके जो कॉन्टैक्ट्स भी यहाँ हैं बिहार में, इन लोगों के सामने आप उनसे दरख्वास्त कीजिए कि पोलिंग बढ़ाएं, एसडीपीआई के लोगों की मदद करें, पैसे से भी मदद करें यहाँ पे लोग, और वोट के ज़रिए भी मदद करें। और इस बराए करम जो कन्फ्यूजन्स हैं, आप अपने कन्फ्यूजन्स को दूर करें और एसडीपीआई के लोगों को जो कामयाब हो रहे हैं, और साथ में पीडीए के जितने उम्मीदवार जहाँ कहीं हैं, बराए करम उनको ताउन करके इक़्तिदार में लाएं, बिहार को बदलने और इस मुल्क की सियासत को बदलने का अज़्म लेके हर कुर्बानी के जज्बे के साथ हम खड़े हुए हैं। अल्लाह हमारा हामी और मददगार होगा। ये जो हमारा कैडर बिल्कुल बेकसवपुरसी के आलम में एक जद्दोजहद के एक मुजाहिदा कर रहा है, इसका मॉरल बूस्ट करने की भी ज़रूरत है और इसके हक़ में दुआ करने की भी ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात मेरी इस अपील पे गौर फरमाएंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत करी। हम दुआ करते हैं कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस इलेक्शन में खातिर खा कामयाबी हासिल करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये चर्चा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। हम फिर किसी दूसरे मुद्दे के साथ में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।